नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन सोनी और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ सॉल्यूशन के अंदर वो है हमारे भाषा से रिलेटेड हिंदी ग्रामर का एक अच्छा टॉपिक है ये। देखो, भाषा के अंदर हम उसकी डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखेंगे, जैसे मौखिक हो गया, लिखित हो गया, सांकेतिक, इनके बारे में। उसके बाद हम व्याकरण और लिपि, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और उस पूरी वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को। चलते हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखो, भाषा के अंदर क्या है। देखो, भाषा क्या होती है एक्चुअली। हम अपने मन के भाव जो होते हैं, हमारे जो भी विचार हम बोल कर या लिख कर या किसी संकेतों द्वारा दूसरों को समझाते हैं या दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब उसका माध्यम कोई भी हो सकता है, नो मैटर कि कौन सा भाषा का माध्यम हम यूज कर रहे हैं। अब देखो, बड़ी भाषा इसकी कैसे दे सकते हैं। देखो, व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन ये हो गई। देखो, समाज के अंदर क्या होता है कि जो हमारे मनुष्य होता है वो हमारे आपस में विचारों को, मतलब हमारे थॉट्स को है वो शेयरिंग करने के लिए कोई ना कोई माध्यम या कोई ना कोई वे की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उस माध्यम को क्या कहते हैं? हम भाषा का रूप ले लेते हैं। जैसे भाषा कहते हैं उसको, जैसे मैं अपना विचार प्रकट करना चाहता हूँ आपके साथ, तो मैं एक भाषा का माध्यम यूज कर रहा हूँ मेरे विचारों को आपके सामने प्रकट करने के लिए। अब उसके बाद देखो, भाषा के कौन कौन से, मतलब क्या क्या प्रकार बांटे गए हैं उसके अंदर देख लेते हैं। जैसे मौखिक, लिखित और सांकेतिक। चलो मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ जिसके अंदर आपको ये तीनों टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। एक विद्यालय होता है, वहाँ पे क्या होता है कि एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। वो प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो, उसके अंदर क्या होता है कि वाद विवाद का एक टॉपिक दिया जाता है जिसके अंदर वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए और श्रोताओं ने सुनकर उसका आनंद उठाया। यह भाषा का क्या है? एक मौखिक रूप है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो हमें वक्ता होता है ना वो बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है दूसरों के सामने, और जो श्रोता होते हैं वो सुनकर उसकी बात को समझते हैं। और भाषा का वह रूप जिसमें जो व्यक्ति होता है यदि बोलकर अपने भाषा का अपने कोई भी शब्दों का विचार प्रकट करता है, बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है, यदि दूसरा उसे सुनकर उसे समझता है तो वो क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। अब दूसरे शब्दों में जैसे कहें कि हम किसी भी प्रकार से अपनी बात को किसी भी लैंग्वेज के अंदर दूसरों को समझाते हैं ना, तो वो मौखिक भाषा होती है, मतलब बोलकर किसी बात को समझाना। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर है टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप। आप जितने भी दिनचर्या के आप अपने घर में भी किसी से बात करते हो तो वो एक मौखिक रूप है। आप ऐसे तो नहीं है कि भाई आप किसी को लिख कर कहते हो भाई ये देख मैं लिख के तेरे को ये मतलब बात बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। मतलब किसी चीज़ को स्पष्ट करना हो और जल्दी किसी को बताना हो तो आप मौखिक भाषा का ही उपयोग करते हो। ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है। अब लिखित भाषा, हम दिनचर्या में जैसे हम स्टडी करते हैं तो हम किताबों को पढ़ते हैं, हम अनेक ऐसे चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे सुबह सुबह अखबार आता है उनको भी पढ़ते हैं। वो सारे क्या होता है? लिखित भाषा होती है। मतलब वो लोग हमें लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं। हम पूरे जीवन हमारे जो भी चीज़ों का कार्य करते हैं, जैसे उसके अंदर एग्जाम्पल्स है, जैसे लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, ये सारे क्या है? लिखित भाषा के अंदर आते हैं। मतलब लिखकर किसी शब्दों को प्रकट करना या उनके विचारों को प्रकट करना। अब उसके बाद है जैसे सांकेतिक। सांकेतिक जैसे कहें तो जब हम संकेतों का इस्तेमाल करके दूसरों को कोई अपनी बात को समझाते हैं तो वो क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा। अब देखो, सिंपल सा मैं एक इसको एग्जांपल देता हूँ। आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा है? हाँ, देखा ही होगा। वो क्या करता है कि इशारों से, बोलकर किसी को नहीं बताता, वो इशारों से करता है कि भाई आप थम जाओ, आप लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो। मतलब इशारों से वो सारी बातें करता है। तो यहाँ पे वहाँ पे क्या काम आती है? सांकेतिक भाषा। अब जो वो बंदा होता है वो बोल नहीं सकता, यदि वो बोल नहीं सकता तो अपने संकेतों से ही दूसरों को बताएगा कि भाई ये करना है, ये करना। आपने बहुत ऐसी मूवीज भी देखी होगी जिसके अंदर कोई व्यक्ति यदि बोल नहीं सकता तो संकेतों के द्वारा अपनी भाषा को प्रकट करता है। अब देखते हैं कि आगे इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप यू यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। अब देखो, लिखित और जो मौखिक होता है उन दोनों में अंतर क्या है?
जो मौखिक रूप होता है ना, वो बोलने पर वाक्य छोटे छोटे होते हैं। मतलब हम जो बोलते हैं कोई भी शब्द, तो जो वाक्य होते हैं वो बड़े छोटे छोटे होते हैं, जबकि लिखित रूप में वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। जैसे कादरबरी, अब बोलने में तो बहुत छोटा है लेकिन लिखने में कितना बड़ा है। अब इसके अंदर देखो, मौखिक रूप, मौखिक भाषा होती है, जो बोलने वाली भाषा होती है, उसके अंदर स्वाभाविक होती है क्योंकि हम आराम से बोल सकते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं किसी चीज़ को, तो व्याकरण का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि क्या पता छोटी मात्रा भी यदि गड़बड़ कर जाए तो भाई अर्थ, शब्द जो है उसका ही अनर्थ हो जाएगा। अब मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है। अब हम जिस बोली के अंदर बोलते हैं ना, अब को हर एक हमारे इंडिया में क्या है कि हम छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर भी हम थोड़ी दूर के अंदर जाए तो हमारी जो बोलियां होती है वो चेंज हो जाती है, लेकिन लिखित रूप कभी भी चेंज नहीं होगा, एक स्पष्ट लिखित रूप होता ही है। जैसे आप हिंदी में लिखोगे तो हिंदी में ही होगा। अब वो उसको क्या होगा कि वो सारे समझ पाएंगे जो इस लैंग्वेज से रिलेटेड है। मौखिक भाषा के अंदर परिवर्तनशील होती है, जबकि जो लिखित भाषा होती है वो स्थिर होती है। अब बोलने वाली भाषा में क्या होता है कि सदैव ताजगी रहती है, और जो लिखित भाषा होती है वो रूढ़ और प्राचीनता से युक्त रहती है। मतलब उसके अंदर ऐसा लगता है कि यार कहीं प्राचीन काल का कोई सेंटेंस उठा के हमारे सामने रख दिया हो। चलो अब आगे बात करते हैं। भाषा तक टॉपिक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि व्याकरण के बारे में। व्याकरण क्या है? देखो, भाषा एक व्यवस्था है और भाषा के विभिन्न अंगों जैसे वर्ण, शब्द, पद, वाक्य आदि में निश्चित और नियमबद्ध संबंध होता है। अब देखो, आशय मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी वर्ण का उच्चारण स्थान, उसकी प्रकृति, शब्द भंडार, उत्पत्ति, संधि, पदों का निर्माण आदि, ये क्या है, अध्ययन व्याकरण के अंतर्गत होना है। मतलब हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे ना तो व्याकरण के क्रमबद्ध होना जरूरी है। व्याकरण नहीं है तो भाषा को लिखना हो ही नहीं सकता। व्याकरण के बिना तो भाषा का लिखना। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने या बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। हमें वो सारे शब्दों का पता बताता है कि भाई तेरे को इस तरीके से बोलना है, तेरे को ये मात्रा लगानी है, इस सेंटेंस में ये करना है। अब जो बोल भी रहे हैं ना, तो इसमें भी कहीं ना कहीं व्याकरण है। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है, चाहे वो कोई भी इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हर वो सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रामर ऐड करते हैं। हम ग्रामर ऐड करते हैं क्योंकि उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, उस शब्द का मतलब बनाने के लिए। अब कहीं इज की जगह बोझ लगाते तो वो तो गुजर गया भाई, और इज लगा दे तो प्रेजेंट में चल रहा है, विल लगा दे तो फ्यूचर में चल रहा है। इसीलिए व्याकरण का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी भाषा के नियमों का ज्ञान होने के लिए। अब देखो, व्याकरण के अंग कौन कौन से? इसके 4 अंग होते हैं। सबसे पहले वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ठीक है। जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्हबद्ध तरीके आजमाए गए। मतलब कुछ चिन्ह बनाए गए, और उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है लिपि। लिपि की परिभाषा देखते हैं। देखो क्या होते हैं, कोई भी शब्द हो गया, उसके चिन्ह जो भी बनाए गए वो लिपि कहलाती है। मतलब लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। कोई भी लिखे गए कोई भी सेंटेंस है, उसकी मात्रा भी बनाएगी ना, वो लिपि कहलाती है। हर वो चीज़, जैसे हर भाषा की क्या होती है, अलग अलग लिपियाँ होती है। जैसे हिंदी देवनागरी, इंग्लिश की रोमन होगी, उर्दू की फारसी, और पंजाबी की गुरमुखी, ये सारी क्या है, लिपियाँ हैं। अब इसको एक टेबल के द्वारा समझेंगे कि कौन कौन सी लिपि किसके के अंदर आती है। अब देखो, देवनागरी जो लिपि होती है ना, उसका प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत, प्राकृत, ब्रह्मश आदि भाषाओं में भी होता है। अब देखो, भारत की 2 प्राचीन लिपियां थी। कौन कौन सी थी? एक तो ब्राह्मी लिपि और एक खरोष्टी लिपि। अब देखो, देवनागरी लिपि की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उसको देख लेते हैं हम। कि यह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, संपूर्ण लिपि जो है वो समूह स्वर और व्यंजन में अभिव्यक्त है, एक वर्ग का उच्चारण जो होता है वो एक स्थान पर होता है, शिरोरेखा का प्रयोग होता है इसके अंदर, और उच्चरित वर्णों ही लिखे जाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है, और यह रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। अब देखो, लिपियों का एक मैंने चार्ट बनाया है, उसके अंदर देखते हैं कि जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी, ये 3 भाषा है ना, इसकी जो लिपि है वो है देवनागरी, और पंजाबी की है गुरमुखी, और उर्दू और फारसी की है वो है
फारसी। ठीक है, उर्दू और फारसी की कौन कौन सी लिपि है? फारसी। अरबी की है अरबी, बंगला का है बंगला, रूसी की जो भाषा है उसकी जो लिपि है वो है रूसी, और इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश इनकी है रोमन। अब देखो एक और चार्ट है जैसे उपभाषा का और बोली का, इन दोनों का देख लेते हैं हम। अब बोली से आप समझ गए होंगे बोली होती क्या है। बोली होती है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। मतलब मेरे ही क्षेत्र में, मतलब आपके क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में एक सीमित एरिया होता है ना, उसके अंदर जो भी भाषा बोली जाती है वो दूसरे अलग एरिया को छोड़कर, तो वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। मतलब उसका एक क्षेत्र हो जाए वो सीमित होता है, एक जगह होता है। अब इसका एक चार्ट है जिसके अंदर जो पूर्वी हिंदी होती है ना वो उपभाषा है, और इसकी बोली कौन कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब उपभाषा के अंदर राजस्थानी हिंदी है, और इसकी बोली कौन कौन सी है? देखो, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी की जो उपबोली है, और जो पहाड़ी हिंदी की उपबोली कौन कौन सी है? गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली। पश्चिमी जो हिंदी है उसकी बोली कौन कौन सी है? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा और कन्नौजी। बिहारी हिंदी की जो उपभाषा है उसकी जो बोली कौन कौन सी है? देखो, इसके अंदर है भोजपुरी, मैथिली, मगही। ये तीन जो है वो बिहारी हिंदी की है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। भाई सब्सक्राइब बटन दबा देना भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में और आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करने में। इसके अंदर आपको पूरा समझ आया हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन लाइक ज़रूर करना। बाकी सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक ज़रूर करना।